हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुरेन मान पाठक की संपूर्ण कथा साहित्य से एक और कहानी जिसका नाम है भूत बसेरा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सुनील ब्लास्ट के मालिक और प्रधान संपादक मलिक साहब के कमरे में पहुंचा। मलिक साहब अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अधलेटे से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके दाएं हाथ की एक उंगली कुर्सी के हत्थे पर उठ गिर रही थी। सुनील धीरे से बोला। मलिक साहब ने आंखें खोली। गुड मॉर्निंग सर। सुनील आदरपूर्ण स्वर में बोला। गुड मॉर्निंग। मलिक साहब कुर्सी पर सीधे होते हुए बोले। आपने मुझे याद फरमाया साहब। हाँ, आओ बैठो। सुनील आगे बढ़कर उनकी अर्धवृत्ताकार मेज के सामने पड़ी कई कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। तुम देवगाम जा सकते हो? मलिक साहब ने पूछा। क्यों नहीं जा सकता साहब? आप चांद पर जाने का हुक्म दीजिए, मैं वहां जाने को तैयार हूँ। मेरा मतलब है खाली हो ना, कोई काम तो नहीं कर रहे? फिलहाल मैं कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर कर भी रहा होता तो क्या होता? अखबार के काम से बड़ा काम मेरे लिए कोई नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अखबार के काम से देवगाम जाने को नहीं कह रहा हूँ। तो काम मेरा व्यक्तिगत है। क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है। आप काम बताइए। देवगाम में मेरे एक लंगोटिया यार रोशन लाल नागपाल का परिवार रहता है। रोशन लाल की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी है। वह मेरा जिगरी दोस्त था, लेकिन शहर के जीवन की व्यस्तता नाम की लानत की वजह से मैं उससे बहुत कम मिल पाता था। उसकी मौत के बाद से तो यूं समझ लो कि मैं उसे एकदम से भूल ही गया था। आज उसकी लड़की का टेलीफोन आया तो अपने अजीज दोस्त की याद मेरे बचपन में फिर से ताज़ा हो गई। सुनील खामोश रहा। लड़की किसी बात से बुरी तरह भयभीत थी और प्रत्यक्षता मेरी मदद चाहती थी। ये बात मेरी तो समझ से बाहर है कि मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं उसे उसके भय से मुक्ति दिला सकता हूँ। उसने बताया नहीं कि वह किस बात से भयभीत है। कुछ बताया तो था, लेकिन लाइन खराब होने की वजह से मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया था। सुनील, तुम वहां जाओ और जाकर मालूम करने की कोशिश करो कि लड़की किस बात से भयभीत है। ठीक है। वैसे मुमकिन है कि बात कुछ भी ना हो, यानी कि वह किसी खामखा के वहम का शिकार हो। जी हाँ सर, सरासर मुमकिन है। कई लोगों को भयभीत होने की या सदा भयभीत रहने की मनोवैज्ञानिक बीमारी भी होती है। शायद ऐसा ही कुछ हो। लड़की का नाम क्या है? मोहिनी नागपाल। देवगाम में रहती कहाँ है वो? मकान नंबर वगैरह तो मुझे याद नहीं, लेकिन देवगांव में बहुत छोटी सी जगह है। रोशन नागपाल को वहाँ का बच्चा बच्चा जानता था, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके परिवार को भी लोग जानते होंगे। पूछताछ करने पर तुम्हें मोहिनी के घर का पता ज़रूर मालूम हो जाएगा। मोहिनी वहाँ अकेली रहती है? नहीं, रोशन लाल के देवगांव के पुश्तैनी मकान में आजकल 4 जने रहते हैं। एक तो मोहिनी है, जो कि मैंने तुम्हें बताई ही है कि मेरे दोस्त रोशन लाल नागपाल की संगी लड़की है। दूसरी वहाँ रहती है, दूसरी स्त्री मीरा है। वह रोशन लाल की गोद ली हुई बेटी है। तीसरी कौशल्या है, वह मोहिनी के ताया जी की लड़की है, लेकिन शुरू से ही रोशन लाल के साथ उसी के घर परिवार का सदस्य बनकर रही है। वहाँ आजकल रहने वाला चौथा प्राणी नंद किशोर नाम का एक 20-22 साल का नौजवान है, जो मोहिनी का भतीजा है। नंद किशोर के माँ बाप एक प्लेन क्रैश में मर गए थे, इसलिए नंद किशोर शुरू से ही अपने दादा रोशन लाल के पास रहा था। इन 4 प्राणियों के अलावा अगर घर में कोई नौकर चाकर भी हो तो उसकी मुझे खबर नहीं। आई सी। देवगांव के तकरीबन लोग यही समझते हैं कि मोहिनी, मीरा और कौशल्या सगी बहन है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। आपके मित्र का काफ़ी पैसे वाले आदमी थे। हाँ, उनकी जायदाद की वारिस तो मोहिनी ही होगी, क्योंकि आपके कथानुसार उनकी सगी बेटी तो वही है। सगी बेटी तो वही है, लेकिन रोशन लाल अपनी जायदाद का तीनों को बराबर का हिस्सेदार बनाकर गया है। कोई और बात जो आप परिवार के बारे में मुझे बता सकते हो, या जिससे कुछ अंदाजा लग सकता हो कि मोहिनी क्यों भयभीत है? और मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, सुनील उठता हुआ बोला। मैं अभी देवगांव रवाना हो जाता हूँ। हाँ, और कोई जिक्र के काबिल बात हो तो मुझे टेलीफोन पर फौरन खबर करना। बेहतर। सुनील ने मलिक साहब का अभिवादन किया और वहां से विदा हो गया। देवगांव राजनगर से लगभग 100 मील दूर स्थित समुद्र के किनारे पर बसा एक छोटा सा सुनील का देखा भाला गांव था। वहां कुछ साल पहले भी आया था। तब वह वहां ठाकुर जोरावर सिंह की समुद्र के किनारे से कोई आधा मील दूर समुद्र में से सिर निकाले एक विशाल टापू पर बनी काली हवेली का मेहमान बना था। रोडवेज की बस पर जब सुनील देवगांव पहुंचा तो तब तक वातावरण में शाम का झुटपुटा फैल चुका था। सुनील अपने कंधे पर एक एयर बैग लटकाए बस स्टैंड के समीप बनी एक पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचा। वहां कई आदमी खड़े थे। नागपाल के घर का पता उनमें से सबको मालूम था। उन्होंने सुनील को पता बता दिया। सुनील ने सहमति में चुपचाप सिर हिला दिया। सुनील पैदल चलता हुआ नागपाल के घर पहुंचा। उसने देखा घर एक हवेलियों जैसी रखूब पुरानी खूब बड़ी 2 मंजिला इमारत थी। तब तक सड़क पर बत्तियां जलने लगी थी, लेकिन इमारत के भीतर से रोशनी का आभास नहीं मिल रहा था। सुनील ने दरवाज़ा खटखटाया और प्रतीक्षा करने लगा।
मलिक साहब ने उसे कहा था कि वे टेलीफोन द्वारा मोहिनी को सुनील के आगमन की खबर कर देंगे, इसलिए सुनील को उम्मीद थी कि घर में सभी लोगों को मालूम होगा कि वह आने वाला था। वह सोचने लगा, मोहिनी ने परिवार के अन्य सदस्यों को उसके बारे में क्या बताया होगा। उसने उन्हें सुनील को वहां बुलाने की क्या वजह बताई होगी। तभी दरवाजे के ऊपर लगी बत्ती जल उठी। बत्ती का स्विच शायद भीतर ही था। सुनील को याद आया था कि जब वह पहली बार देवगाम आया था तब यहाँ बिजली नहीं थी। दरवाज़ा खुला, चौखट पर एक स्त्री प्रकट हुई। वह कुछ क्षण यूं ही सुनील को देखती रही, जैसे खुर्दबीन से किसी कीड़े मकोड़े का परीक्षण कर रही हो। फरमाइए, वह सर्द स्वर में बोली। मेरा नाम सुनील है। सुनील सिर नवाकर बड़े अदब से बोला, मैं राजनगर से आया हूँ। ओह हाँ, एकाएक उसके स्वर की सर्दी थोड़ी छटी। वह दरवाजे पर से एक और हट गई। मोहिनी ने बताया था कि तुम आने वाले हो। सुनील बड़े अर्थहीन ढंग से मुस्कुराया। आओ। सुनील भीतर दाखिल हुआ। स्त्री ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा नाम कौशल्या है, वह बोली। सुनील ने फिर उसका अभिवादन किया। कौशल्या एक अधेड़ावस्था की लंबी चौड़ी औरत थी। उसके नैन नक्श सुंदर थे और उसके रखरखाव से सलीका झलक रहा था। उसके सिर के बाल 3/4 सफ़ेद थे, लेकिन फिर भी वे उसे जच रहे थे। सुनील ने देखा भी कि वह एक हॉल में खड़ा था। मोहिनी कहीं बाहर गई है, कौशल्या बोली। बस आती ही होगी। ओह, सुनील बोला, मैंने बंसी को कहकर तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करवा दिया है। बंसी घर का पुराना नौकर है। इस वक्त वह भी बाजार गया तरकारी लेने। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। सुनील उसके साथ हो लिया। इमारत में मरघट खासा सन्नाटा छाया हुआ था, जो कि सुनील को बड़ा अजीब लगा। खाली घर में भी जिंदगी के कुछ आसार होते हैं, लेकिन वहाँ तो वैसा भी ना था। वह कौशल्या के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ पहली मंजिल पर पहुंचा। सीढ़ियों के दाहिने पर कौशल्या ठिठकी, तुम जरा एक मिनट यहीं ठहरो। मुझे अभी ख्याल आया कि ये बंसी का बच्चा मुझे बताकर नहीं गया है कि उसने तुम्हारे लिए कौन सा कमरा तैयार किया है। मैं देख कर आती हूँ। सुनील ने सहमति में चुपचाप सिर हिला दिया। कौशल्या आगे बढ़ी। थोड़ा आगे जाने के बाद वह उस गलियारे में मुड़ गई जो इमारत के पृष्ठभाग में कहीं जाता था। सुनील इमारत के स्तब्ध वातावरण में बेचैनी से पहलू बदलता हुआ सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ। पहले उसका हाथ अपनी जेब में बड़े लकी स्ट्राइक के पैकेट की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने फिलहाल सिगरेट सुलगाने का इरादा छोड़ दिया और हाथ वापस खींच लिया। वह सोचने लगा, क्या मोहिनी केवल इसलिए भयभीत थी क्योंकि वह इमारत घर कम भूत बसेरा ज़्यादा लग रही थी? लेकिन नहीं, ये वजह नहीं हो सकती थी। सुनील ने वहाँ पहली बार कदम रखा था, इसलिए उसे वह स्थान भूत बसेरा लग रहा था। लेकिन मोहिनी तो शुरू से वहीं रह रही थी। उसे तो बरसों पहले उस माहौल की आदत हो चुकी होनी चाहिए थी। सुनील सीढ़ियों के पास से हटा और गलियारे में चहलकदमी करने लगा। सीढ़ियों के लगभग सामने ही एक विशाल कमरा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने उत्सुकतावश भीतर झाँका तो पाया कि वह कमरा आधा बेडरूम के अंदाज से और आधा बैठक के अंदाज से सजा हुआ था। कमरे में रोशनी का इकलौता साधन एक टेबल लैंप था, जो कि कमरे के पृष्ठभाग में पड़ी एक मेज पर रखा था। उसकी रोशनी का दायरा मेज के इर्द गिर्द ही पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मेज से प्रतिबिंबित होती हुई मध्यम सी रोशनी में उसने देखा कि मेज के पास एक कुर्सी पर एक वृद्ध औरत बैठी हुई थी। उसकी गोद में खुली हुई किताब रखी थी। वह जरूर रोशनलाल की गोद ली हुई लड़की मीरा थी। सुनील ने सोचा, वह मोहिनी नहीं हो सकती थी, क्योंकि कौशल्या के कथानुसार मोहिनी बाहर गई हुई थी। और वैसे भी मलिक साहब ने मोहिनी की आयु 30 साल के आसपास बताई थी, जबकि वह स्त्री वृद्धा थी। टेबल लैंप की सीधी रोशनी क्योंकि वृद्धा के चेहरे पर नहीं पड़ रही थी, इसलिए सुनील ठीक से उसकी सूरत नहीं देख पा रहा था। लेकिन प्रत्यक्षता वृद्धा को इस बात का आभास नहीं था कि चौखट पर कोई खड़ा था, क्योंकि उसने दरवाजे की तरफ गर्दन घुमाने की कोशिश नहीं की थी। सुनील ने अनुमान लगाया कि वह जरूर कोई गहरे ठहराव वाली धीर गंभीर औरत थी। तभी सुनील को मेज पर हरकत का आभास मिला। उस स्तब्ध वातावरण में वह हरकत इतनी अप्रत्याशित थी कि सुनील के मुंह से सिसकारी निकल गई। टेबल लैंप की रोशनी के दायरे के एकदम नीचे उसे मेज पर कोई भूरी सी हिलती हुई चीज दिखाई दी। फिर उसे लंबी पूंछ और 2 चपटे घने वालों वाले हाथ दिखाई दिए। वे हाथ मेज पर पड़ी चीजों को इधर उधर सरका रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता कि वह क्या देख रहा था, उसे अपनी बगल से कौशल्या की आवाज़ सुनाई दी, बंदर है पालतू। बंदर ने एक किलकारी मारी और दरवाजे की तरफ घूमा। सुनील को उसकी चंचल आंखें बड़ी तेजी से उसकी कटोरियों में घूमती दिखाई दी। ओह, सुनील खिसियाई सी हंसी हंसा। मीरा बहरी है, उसे तुम्हारी मौजूदगी की खबर नहीं लगी लगती। ऐसे ही मालूम होता है, मैं बताती हूँ इसे, वह बोली और कमरे में दाखिल हो गई। सुनील चौखट पर ही ठिठका खड़ा रहा। बंदर ने सतर्क निगाहों से अपनी ओर बढ़ती कौशल्या को देखा। फिर वह एक किलकारी मारकर मेज से नीचे कूद गया और 2 ही छलांगों में कमरे के दूसरे कोने में मौजूद सोफे के पास पहुंचकर उसके पीछे जा छुपा। कौशल्या मीरा के समीप पहुंची और उसके कान के पास मुंह ले जाकर ऊंचे स्वर में बोली, मीरा। एक क्षण सन्नाटा छाया रहा। बोलो कौशल्या, उत्तर मिला। सुनील ने नोट किया कि स्वर ऐसा भावहीन था जैसा कि बहरे लोगों में साधारणतया होता है।
बंदर सोफे के पीछे से सिर निकालकर मीरा की तरफ देख रहा था और धीरे धीरे दांत किटकिटा रहा था। सुनील आया है, कौशल्या पूर्ववत उच्च स्वर से बोली। ये चाचा जी के राजनगर रहते किसी दोस्त का लड़का है, इससे मिलोगी? नहीं, अभी नहीं, बाद में। मर्जी तुम्हारी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ, मैं ला दूं। बंसी बाजार गया हुआ है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी गद्दियां ठीक कर दूं? सुनील ने देखा मीरा ने अपने पीठ पीछे और दाएं बाएं पहलू में गद्दियां रखकर उनका सहारा लिया हुआ था। कौशल्या ने उन गद्दियों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया कि वृद्धा ज्यादा आराम से बैठ सके। फिर वह घूमी और वापस सुनील की तरफ बढ़ी। कौशल्या की पीठ फेरते ही बंदर सोफे के पीछे से निकला और फिर लपक कर मेज पर चढ़ गया। उसने मेज पर रखी किताबों के साथ फिर उठापटक मचानी आरंभ कर दी। सुनील ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या शौक था बूढ़ी औरत का, बंदर भी पाला हुआ था। बंदर भी कोई पालने लायक जानवर था। कौशल्या गलियारे में पहुंची और बोली, आओ। सुनील उसके साथ हो लिया। वह उसे पुराने ढंग के फर्नीचर से सजे एक बेडरूम में ले आई। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? कौशल्या ने पूछा। जी नहीं शुक्रिया, वह मुस्कुराई। आप मेरी वजह से नाहक तकलीफ उठा रही। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं। दरअसल बंसी घर में वही एक नौकर है। नहीं, एक रसोई और एक नौकरानी है, लेकिन वे दोनों आज छुट्टी ले गए हैं। तभी इमारत में कहीं लगे घड़ियाल की टन टन से वातावरण गूंज उठा। 6 बज गए, कौशल्या बोली। आओ नीचे चलें, शायद मोहिनी आ गई हूँ। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। उसने अपना एयरबैग कोने में पड़ी एक मेज पर रख दिया। नंद भी आ गया होगा, कौशल्या बोली। 6 बजे तक घर जरूर आ जाता है वो। सुनील उसके साथ नीचे हॉल में पहुंचा। बैठो, कौशल्या राज सिंहासन जैसी एक कुर्सी की ओर संकेत करती हुई बोली। सुनील बैठ गया। तुरंत उसने अनुभव किया कि कुर्सी कतई आरामदेह नहीं थी। समीप पड़ी वैसी ही एक कुर्सी पर कौशल्या बैठ गई। सुनील ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर इरादा बदल लिया। माहौल में ऐसी अजीब सी उदासी और बोझिलता छाई हुई थी कि सुनील महसूस कर रहा था कि उस घड़ी वह जो कुछ भी कहता बेमतलब और गैर जरूरी लगता। फिर सुनील का ध्यान मीरा की तरफ भटक गया। कैसी निर्जीव सी वृद्धा थी वो। सुनील ने उसे कौशल्या से बात करते ना सुना होता तो वह यही समझता कि वह कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ती पढ़ती ही परलोक से धार गई थी। उस भूत पसेरे में रहने वाली 3 औरतों में से 2 को वह देख चुका था और उन्हें बोलता सुन चुका था। अब यह देखना बाकी था कि तीसरी उसी भूत के कारखाने का मॉडल थी या वे अपनी बाकी दोनों संगनियों से भिन्न थी। वह भयभीत थी, इस हद तक भयभीत थी कि वह समझती थी कि उसे किसी की मदद की जरूरत थी। लेकिन बाकी दोनों महिलाएं और कुछ भी हों, उस भूत बसेरे में कम से कम भयभीत नहीं थी। तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। नंद आया होगा, कौशल्या उठती हुई बोली। शायद मोहिनी भी आ गई हो। सुनील खामोश रहा। कौशल्या ने दरवाजा खोला। सुनील को खुले दरवाजे में से एक युवती दिखाई दी। वह एक भरे भरे छरेरे बदन वाली खूबसूरत युवती थी। उसके घने काले बाल खुले हुए थे और उसकी पीठ पर कमर से नीचे तक लहरा रहे थे। उसने सशंक भाव से सुनील की तरफ देखा। सुनील उठ खड़ा हुआ। युवती भी चौकट से हटकर आगे बढ़ी और अनिश्चित सी सुनील के समीप आ खड़ी हुई। हेलो, सुनील बोला। हेलो, वह नर्वस भाव से बोली। तुम मोहिनी हो ना? हाँ, और तुम? मेरा नाम सुनील है, मैं राजनगर से आया हूँ, मुझे मलिक साहब ने भेजा है। अंकल खुद नहीं आए? नहीं, वे बहुत व्यस्त थे, फौरन नहीं आ सकते थे। ओह, मोहिनी के स्वर में मायूसी का साफ पुट था। लेकिन मैं भी आपके उतने ही काम आ सकता हूँ जितना कि मलिक साहब, सुनील बोला। लेकिन तुम तो अभी बहुत कम उम्र के हो, मोहिनी बोली। लेकिन ना तजुर्बेकार नहीं। फिर भी आप मेरी उम्र पर मत चाहिए। वह खामोश रही। सुनील ने देखा कि उसकी आंखों में भय की ऐसी छाया तैर रही थी कि उस पर एक निगाह भर लेने से बच्चा भी उसकी पस्त हालत का अंदाजा लगा सकता था। मोहिनी ने गौर से सुनील की तरफ देखा। फिर उसके चेहरे पर निर्णय के भाव प्रकट हुए। उसने कुछ कहने के इरादे से मुंह खोला, लेकिन तभी कौशल्या, जो इतनी देर से दूर दरवाजे के पास खड़ी थी, समीप आ गई। मोहिनी ने अपने होंठ भींच लिए। मोहिनी, कौशल्या अधिकारपूर्ण स्वर में बोली। जाओ, पहले जाकर कपड़े बदल लो, फिर नीचे आना। अच्छा दीदी, मोहिनी बोली। मीरा पढ़ रही है, तुम्हें उससे कोई खास बात ना करनी हो तो इस वक्त उसके कमरे में मत जाना। वह इस वक्त किसी से बात करने के मूड में नहीं है। सुनील से भी अभी नहीं मिली है, वो कह रही थी कि बाद में मिलूंगी। बाद में तुम सुनील को भी उससे मिलवा देना। अच्छा दीदी। मोहिनी वहां से चली गई। तभी एक युवक ने घर के भीतर कदम रखा। ये नंद है, कौशल्या बोली। नंद किशोर, मेरा भतीजा। और नंद, ये सुनील है, राजनगर से आया है, ये चाचा जी के किसी दोस्त का लड़का है। नंद किशोर ने बड़ी गर्मजोशी से सुनील से हाथ मिलाया। प्रत्यक्षतः वह बड़ा जिंदा दिल नौजवान था। उस भूत बसेरे के बासी से उदासी वातावरण में वही जिंदगी थी, लेकिन सुनील ने नोट किया कि खुश वह भी नहीं था। आप हमारे यहाँ ही रह रहे हैं ना? वह बोला। जी हाँ, सुनील हंसता हुआ बोला, बशर्ते कि मैं यहाँ से निकाल ना दिया जाऊँ। नंद किशोर ने जोर का अटास किया और बोला, काफ़ी मजाक पसंद आदमी लगते हैं आप। सुनील भी ऐसा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, नंद किशोर बोला। मैं आपसे फिर मिलूंगा। ज़रूर, सुनील बोला। नंद किशोर लंबे डग बढ़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों के समीप पहुंचकर वह ठिठका, घूमा और बोला, मीरा आंटी अब कैसी हैं?
सुबह तबीयत कुछ भारी होने की शिकायत कर रही थी। मीरा बिल्कुल ठीक है, कौशल्या ने उत्तर दिया। इस वक्त वह पढ़ रही है, उसे डिस्टर्ब ना करना। अच्छा, नंदकिशोर बोला। वह सीढ़ियाँ चढ़ गया। सुनील एकाएक बड़ी गहरी सोच में पड़ गया। कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। उस भूत सी इमारत की खामोशी में एक बड़ी खौफनाक आवाज़ कोड़े की फटकार की तरह गूंज गई। कितनी देर सुनील को ऐसा लगता रहा जैसे वह आवाज़ इमारत की दीवारों से टकरा टकरा कर लौट रही हो और उसके जहन पर दस्तक दे रही हो। सुनील उछलकर सिंहासन नुमा कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। उसके सामने बैठी कौशल्या भी उठी। घबराहट में उसने बड़ी मजबूती से सुनील की बात थाम ली। उसका चेहरा एकदम फक हो उठा था। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, नंद। सुनील ने उसकी पकड़ से जबरन अपनी बात छुड़ाई और झपट कर सीढ़ियों के पास पहुंचा। कौशल्या भी उसके पीछे लपकी। सुनील को सीढ़ियों के ऊपरले सिरे पर दो साए दिखाई दिए। दोनों एक दूसरे से उलझे हुए थे और लग रहा था जैसे उनमें कोई धींगा मुश्ती चल रही हो। मोहिनी, कौशल्या चिल्लाई, ये तुम क्या कर रही हो? मीरा कहाँ है? और मोहिनी आंटी, छोड़ो मुझे। नंदकिशोर अपने गिर्द लिपटी मोहिनी की बाहों की पकड़ से जबरन अपने आप को छुड़ाता हुआ बोला, भगवान के लिए छोड़ो मुझे, मुझे लगता है कोई अनर्थ हो गया, छोड़ो। तभी सुनील और कौशल्या उनके समीप पहुंचे। कौशल्या उनकी परवाह किए बिना मीरा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। हे भगवान, एकाएक वह आतंक के स्वर से चिल्लाई, ये मीरा को क्या हो गया है? इसे तो किसी ने गोली मार दी है। फिर किसी प्रकार नंदकिशोर और मोहिनी एक दूसरे से अलग हुए। चारों मीरा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। मीरा तब भी उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी जिस पर सुनील ने उसे थोड़ी देर पहले बैठा किताब पढ़ते देखा था। अब केवल इतना फर्क था कि गद्दियों के सहारे के बावजूद मीरा का शरीर आगे को झुककर दोहरा हो गया था। सबसे पहले कमरे में कौशल्या दाखिल हुई, उसके बाद नंदकिशोर भीतर घुसा। फिर सुनील ने कमरे में कदम रखा, लेकिन मोहिनी चौखट का सहारा लिए गलियारे में ही खड़ी रही। चेहरा सफ़ेद था और होठ नीले पड़ चुके थे। किसी ने मीरा को शूट कर दिया है, कौशल्या बोली। गोली छाती में लगी है और दिल को भेदती गुजर गई है। फिर उसने नंदकिशोर की तरफ देखा। नंद, क्या मीरा को मोहिनी ने शूट किया है? मोहिनी ने? नंदकिशोर हैरानी से बोला, क्या कह रही हो कौशल्या आंटी? लेकिन मीरा की हत्या हुई है, वह मरी पड़ी है, किसी ने तो उसकी हत्या की है। आप लोगों को पुलिस को खबर करनी चाहिए। पुलिस? कौशल्या तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली, मैं अपनी बहन को अपने भतीजे को पुलिस के हवाले करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन यह कत्ल का केस है, पुलिस को खबर की जानी जरूरी है। सब खामोश रहे, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। सुनील सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसे मालूम था कि टेलीफोन नीचे हॉल में था। किसी ने उसे टोका नहीं। कत्ल? तो क्या यही वह बात थी जिससे मोहिनी भयभीत थी? क्या उसे पूर्वाभास था कि वहाँ कोई कत्ल होने वाला था? क्या जानती थी वह कत्ल के बारे में? और वह रिवॉल्वर कहाँ थी जिससे मीरा को शूट किया गया था? मीरा के कमरे में तो रिवॉल्वर कहीं दिखाई नहीं दी थी। इमारत का वातावरण अभी भी स्तब्ध था। सुनील ने पहले पुलिस को और फिर मलिक साहब के घर पर उनको फ़ोन किया। संयोगवश मलिक साहब वहाँ मौजूद थे। मैं देवगाम में नागपाल साहब के घर से बोल रहा हूँ, सुनील ने बताया। क्या खबर है सुनील? मलिक साहब ने पूछा। बुरी खबर है साहब, यहाँ एक कत्ल हो गया है। किसका? मीरा का। रोशन लाल की गोद ली हुई बेटी का? जी हाँ। ओ माय गॉड, फिर संबंध विच्छेद हो गया। सुनील वापस ऊपर जाने के स्थान पर नीचे हॉल में ही बैठ गया। तभी सीढ़ियों के नीचे को छेला। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपना शरीर कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया। वह मीरा का पालतू बंदर था। उसके देखते देखते वह वहां से निकला और छलांग मारकर एक खिड़की की चौखट पर चढ़ गया। कुछ देर वह वहीं इधर उधर फुदकता रहा। फिर वह पर्दे के पीछे घुस गया। तभी सुनील को पर्दे के पीछे से नीचे लटकती उसकी सिर्फ पूंछ दिखाई दे रही थी। तभी उसे सीढ़ियां उतरता नंदकिशोर दिखाई दिया। कौशल्या पुलिस को खबर करने के लिए मान गई है, उसने बताया। उसके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, पुलिस को खबर करना जरूरी था, सुनील बोला। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है। नंदकिशोर बड़े असहाय भाव में गर्दन हिलाता हुआ उसके बगल में बैठ गया। मुझे नहीं मालूम था कि इस घर में कभी कत्ल की नौबत भी आएगी, नंदकिशोर दहशतनाक स्वर में बोला। यह घर भी तो मनूस है। मेरी आंटियों ने शादी नहीं की, किसी ने भी नहीं की। अगर ये शादियां कर लेती तो घर में बाल बच्चों की बाहर आ जाती और इस मनुष्य से पीछा छूटता। और फिर तीनों के ही मिजाज गर्म है, किसी की किसी से पटती नहीं। ये महिलाएं मेरे सामने तो एक दूसरे से बड़ा मीठा मीठा बोलती हैं, लेकिन मैं बच्चा थोड़ी ही हूँ। मैं जानता हूँ कि इन्हीं लोगों के कड़वे मिजाजों की वजह से घर में टेंशन का माहौल बना रहता है और जिंदगी के होते हुए भी यहाँ जिंदगी के आसार नहीं दिखाई देते। लगता है जैसे यहाँ इंसान नहीं भूत बसते हो। मोहिनी भयभीत किस बात से थी? सुनील बड़े सावधान स्वर में बोला। मोहिनी आंटी भयभीत? एकाएक नंदकिशोर के स्वर में व्यग्रता का पुट आ गया। देखो भाई साहब, अगर आप समझते हैं कि मोहिनी आंटी ने मीरा आंटी का कत्ल किया है तो आप गलत समझते हैं। मोहिनी आंटी में कत्ल करने का हौसला नहीं है, वे तो एक मक्खी नहीं मार सकती। और फिर मोहिनी आंटी मीरा आंटी के इतने खिलाफ भी नहीं थी कि कत्ल की नौबत आ जाती। असल में ऊपर हुआ क्या था? आपका मतलब है तब जब गोली? हाँ, मैं ऊपर गया था और अभी अपने कमरे के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। आपने ये कैसे सोच लिया कि जो आवाज़ आपने सुनी थी वह गोली चलने की थी?
मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो गोली चलने की आवाज़ थी, और दिल ऐसे गवाही दे रहा था जैसे मुझे मालूम हो कि गोली चलने वाली थी। हालांकि मालूम होने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे ही खौफनाक ख्यालात मेरे मन में उभरे थे। गोली की आवाज़ सुनकर तुमने क्या किया? मैं वहीं ठिठक गया। मैंने उस दिशा में देखा जिधर से गोली की आवाज़ आई थी। तभी मुझे हॉल में मोहिनी आंटी भी दिखाई दी। वे चीख रही थी। फिर हम दोनों गलियारे में भागने लगे। उस क्षण मेरे मन में फौरन मीरा आंटी का स्वयं ख्याल आया। मैं मीरा आंटी के कमरे के पास पहुंचा। मैंने भीतर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी आंटी ने मुझे पकड़ लिया। वे नहीं चाहती थी कि मैं भीतर जाता। वे बेहद आतंकित थी। हम दोनों में हाथापाई हो रही थी, जबकि आप और कौशल्या आंटी ऊपर पहुंच गए थे। वहाँ और कोई नहीं था? क्या मतलब? मेरा मतलब है, क्या तुमने किसी को मीरा के कमरे से बाहर निकलते देखा था? उसके चेहरे पर उलझन के भाव प्रकट हुए। तुमने मोहिनी को हॉल में देखा था? क्या मुमकिन नहीं कि उस वक्त वह मीरा के ही कमरे से निकली हो? लेकिन भाई साहब, मोहिनी आंटी हत्यारी नहीं हो सकती। तभी किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। पुलिस होगी। सुनील को सीढ़ियों पर से कौशल्या की आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला गया। इमारत में एक थानेदार और 2 सिपाहियों के कदम पड़े। पुलिस कार्रवाई आरंभ हुई। थानेदार गांव का था, लेकिन प्रत्यक्षता बहुत मुस्तैद था। उसने बड़ी बारीकी से हर चीज़ की तफ्तीश की। फिर मलिक साहब भी वहां पहुंच गए। वे 2 घंटे में देवगांव पहुंच गए थे। इससे लगता था कि उनके ड्राइवर ने बहुत धुआंधार रफ्तार से गाड़ी चलाई थी। थानेदार ने सुनील का भी बयान दिया। सुनील ने उसे कहा कि वह कुछ भी नहीं जानता था। वह कौन था और वहां क्या कर रहा था? इसका बेहतर ज़्यादा संतोषजनक जवाब उसे मलिक साहब से मिल गया। आधी रात के बाद कहीं जाकर मालिक साहब और सुनील को तन्हाई में बात करने का मौका मिला। कुछ मालूम हुआ कि मोहिनी किस बात से भयभीत थी? मलिक साहब ने पूछा। नहीं, सुनील बोला, उससे बात करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला। पहले ही कत्ल का हंगामा खड़ा हो गया। ओह, कत्ल के बारे में पुलिस ने क्या नतीजा निकाला है? किसने किया है कत्ल? अभी कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन थानेदार ने एक बात स्थापित कर दी है कि यह काम घर के 3 नौकरों में से किसी का नहीं है, और कत्ल के समय कौशल्या, मोहिनी और नंदकिशोर के अलावा यहाँ कोई था नहीं। मैं था, मीरा थी। तुम्हारे कातिल होने का सवाल पैदा नहीं होता। और थानेदार ने यह बात दावे से कही है कि मीरा ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि उसे अपनी तफ्तीश से मालूम हुआ कि गोली फासले से चलाई गई थी। और और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह रिवॉल्वर अभी भी बरामद नहीं हुआ जिससे कि कत्ल हुआ है। आई सी। इस घटना के समय कौशल्या नीचे तुम्हारे साथ थी? जी हाँ। फिर तो कौशल्या की तो खुद तुम में हलवाई हो। बाकी रह जाते हैं नंदकिशोर और मोहिनी। वे दोनों घटना के समय ऊपर भी थे। लगता तो यही है कि उन दोनों में से ही किसी ने मीरा की हत्या की है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। दोनों ने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां चौखट पर एक सिपाही खड़ा था। आप लोगों को थानेदार साहब बुला रहे हैं, वह बोला। दोनों सिपाही के साथ हो लिए। सिपाही उन्हें एक विशाल कमरे में ले आया, जिनमें और भी लोग बैठे हुए थे। कौशल्या होठ भींचे गंभीरता की प्रतिमूर्ति बनी बैठी थी। मोहिनी की आंखों में तैरता आतंक का भाव अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। नंदकिशोर का चेहरा सस्पेंस से तमतमाया हुआ लग रहा था। मिस मोहिनी, थानेदार सुनील की तरफ संकेत करता हुआ बोला, आप इन्हीं साहब से बात कर रही थी? हाँ। मोहिनी त्रस्त स्वर में बोली। हाँ मोहिनी आंटी। नंदकिशोर चेतावनी भरे स्वर में बोला, एक बात का ध्यान रखना, आप जो कुछ भी सुनील को बताएंगे वह पुलिस को मालूम ये बिना नहीं रहेगा। ये कत्ल का मामला है। इससे संबंधित कोई भी बात सुनील पुलिस से छुपा कर नहीं रख सकता। इसलिए कुछ सुनील को कहना या पुलिस को कहना एक ही बात है। मैं जानती हूँ, मोहिनी दबे स्वर में बोली। थानेदार साहब ने भी यही कहा था। लेकिन थानेदार बोला, ये मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं है। ये कहती है कि मैं सुनील के अलावा किसी से बात नहीं करूंगी। मोहिनी मूर्ख है, कौशल्या कठोर स्वर में बोली। उसने एक बार कहर भरी निगाहों से मोहिनी की तरफ देखा और फिर थानेदार से बोली, लेकिन इसके पास आपको बताने लायक कुछ नहीं है। मोहिनी के होठ कांपने लगे और वह व्याकुल भाव से इधर उधर देखने लगी। अंत में वह बड़ी कठिनाई से बोली, सुनील से ही बात करना चाहती हूँ। मोहिनी, कौशल्या फिर बोली, तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो। तुम्हारी ऐसी नादानी और गैर जिम्मेदाराना हरकतों को मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। तुमने बिना मुझे बताए चुपचाप सुनील को यहाँ बुला लिया, जबकि इस बात की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम कहती हो कि तुम भयभीत थी, इसलिए तुमने एक नितांत अजनबी को टेलीफोन कर दिया। मैंने सुनील को फ़ोन नहीं किया था, मोहिनी फरियाद सी करती हुई बोली। मैंने मलिक साहब को फ़ोन किया था। मलिक साहब मेरे पिता के बचपन के दोस्त हैं। उससे क्या होता है? कौशल्या तीखे स्वर में बोली। लेकिन बीच में मत टोको, मलिक साहब तो अब आए हैं। पहले तो इस घर में एक अजनबी मर्द का ही कदम पड़ा ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों? बोलो क्यों, जवाब दो। मैं भयभीत थी। किस बात से? वो बात मैं सुनील को बताऊंगी। मोहिनी, कौशल्या के स्वर में कोड़े जैसी फटकार दी। तुम एक अजनबी से बात कर सकती हो, लेकिन मुझसे बात नहीं कर सकती। नंदकिशोर से बात नहीं कर सकती। मोहिनी निगाहें चुराने लगी। इधर मेरी ओर देखो। मोहिनी ने डरते डरते कौशल्या की ओर देखा। दोनों की निगाह मिली। बोलो क्या बात है? मोहिनी ने निगाहें झुका ली। वह मुंह से कुछ न बोली। कौशल्या नासाब भाव में थानेदार की तरफ देखा।
आप लोग घर के लोग हैं? थानेदार कुछ सोचकर उठता हुआ बोला। शायद इनकी झिझक सिर्फ मेरे से है, मैं बाहर चला जाता हूँ। और थानेदार वहां से बाहर निकल गया। जाती बार वह दरवाज़ा बंद करता गया। मोहिनी, कौशल्या अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, अब बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? तो मैं इस घर की बात कहना चाहती थी। मोहिनी यूं कौशल्या की ओर देखती हुई बोली जैसे कौशल्या ने उसकी निगाह को सम्मान से बांधा हुआ हो। उस थानेदार ने मुझसे ज़बरदस्ती कबूलवा लिया कि ओह। कौशल्या हंसी और फिर कर्कश स्वर में बोली, यही थी तुम्हारी बहुत ज़रूरी बात। इस बारे में मैं तो बिना ड्रामा किए बता सकती हूँ। बात सिर्फ इतनी है। वह सुनील की तरफ घूमी कि इस घर को बेचने के लिए हमें एक मोटी रकम की ऑफर मिली है। इस घर पर हम चारों का बराबर का हक है, इसलिए इस घर को बेचने से पहले इसकी किसी भी बात पर हम चारों का सहमत होना ज़रूरी है। मोहिनी और नंद किशोर घर बेच देने को तैयार थे। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी सी बात है। लेकिन मीरा यह घर बेचने के हक में नहीं थी। मोहिनी ने अतिनाद किया और उसकी जिद हम में से सबसे ज़्यादा मजबूत थी। मोहिनी, सुनील ने धीरे से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम भयभीत क्यों थी? भयभीत होने वाली कोई बात ही नहीं है। मोहिनी ने पहले कौशल्या बोल पड़ी। मोहिनी परेशान है, नर्वस है, बस। फिर वह मोहिनी की तरफ घूमी और बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोली, मोहिनी, यह मत समझो कि मुझे मालूम नहीं कि आजकल तुम्हारे पैसे का अधिकतर भाग किस चीज़ पर खर्च हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं हूँ। तुम्हें मालूम है? मोहिनी के मुंह से सिसकारी निकली। और नहीं तो क्या, तुम्हारी कोई हरकत मुझसे छुपी हुई नहीं है। मैं जानती हूँ कि अपनी विरासत की रकम में से जो कुछ भी तुम्हारे हाथ लग जाता है उसे तुम सट्टे पर लगा देती हो। मैं जानती हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में पैसा खराब करने की लत तुम पर बुखार की तरह आई है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपना सब नावा पत्ता जो कि तुम्हारे पास था फूंक चुकी हो। अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है। क्या इसलिए तुम इस कोशिश में नहीं थी कि किसी तरह यह घर बिक जाए? मोहिनी के होंठ कांपे, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ न निकली। एकाएक नंद किशोर उठा, मोहिनी के समीप जा खड़ा हुआ। उसने बड़े आश्वासनपूर्ण ढंग से मोहिनी के कंधे थपथपाए। पैसे की चिंता से हलकान मत हो मोहिनी आंटी, आपके लिए दादाजी के ट्रस्ट फंड में अभी बहुत पैसा है। नंद किशोर की मोहिनी का यूं आश्वासन देना देखकर पता नहीं क्यों कौशल्या एकाएक भड़क उठी। नंद, प्रवेश भरे स्वर में बोली, इसे ट्रस्ट के पैसे का क्या दिलासा दे रहे हो? तुम इसे ये क्यों नहीं कहते कि रुपए पैसे के मामले में तुम इसकी पूरी मदद करोगे? नंद किशोर के चेहरे पर क्रोध के भाव उभरे, लेकिन उसने किसी प्रकार अपने पर काबू पा लिया। आंटी, वह बोला, वजह आप जानती हैं। मोहिनी आंटी सट्टे के चक्कर में क्यों पड़ी, इसकी वजह भी आप जानती हैं। हम दोनों ही मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे थे, इस घर से मुक्ति पाने के लिए। और क्या नंद? और मीरा आंटी से मुक्ति पाने के लिए, आपसे मुक्ति पाने के लिए। कौशल्या की आंखें एकाएक शोलों की तरह तहक उठी, लेकिन जब वह बोली तो बड़ी शांति से बोली, नंद, तुम मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो? तुम जानते हो मैं तुम्हें मीरा से कहीं ज़्यादा प्यार करती थी। मीरा से तो तुम भयभीत रहते थे। अगर तुम पैसे की मांग लेकर मेरे पास आते तो मैं तुम्हें हरगिज़ निराश न करती। तुम्हें मुझसे मदद की प्रार्थना करनी चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पास आने के स्थान पर खुद मुख्तार बनने की कोशिश की। तुमने या मोहिनी ने क्यों मार डाला मीरा को? क्या इसलिए क्योंकि उसने ये घर बेचने की मंजूरी देने से इनकार किया था? मैं जानती हूँ मीरा ने इनकार क्यों किया था। वह ये साबित करना चाहती थी कि वह चाचा जी की गोद दी हुई बेटी होने के बावजूद भी उनकी हम लोगों से ज़्यादा सकी थी। वह इस घर से अपने भावुकतापूर्ण लगाव की दुहाई देती थी, लेकिन असल बात यह थी कि वह हम लोगों से नफरत करती थी। इसलिए वह घर बेचने के तुम दोनों के इरादों में अपनी मंजूरी न देकर अड़ंगा लगा रही थी। तुम दोनों का इस घर को बेचने के पीछे स्वार्थ था। मीरा का घर को न बिकने देने में स्वार्थ था। केवल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता था दीदी। मोहिनी यूँ बोली जैसे बड़ी मुश्किल से अपना रुदन रोक पा रही हो। तुम्हें भी पैसा चाहिए था। मुझे किस लिए पैसा चाहिए था? तुम्हें इसलिए पैसा चाहिए था क्योंकि इस दुनिया में अगर तुम्हें किसी चीज़ से प्यार है तो वो पैसा है। तुम दौलत की दीवानी हो, और दौलत भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद हल करने के लिए नहीं चाहिए। दौलत तुम्हें ज़िंदगी का कोई सुख, कोई सुविधा खरीदने के लिए नहीं चाहिए। दौलत तुम्हें दौलत के लिए चाहिए, महज दौलत के लिए। दौलत तुम्हारा भगवान है, दौलत। मोहिनी, कौशल्या ऐसे कर्कश स्वर में बोली कि मोहिनी सहम कर चुप हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें कहते हुए, और वह भी अजनबियों के सामने। फिर तीनों की निगाहें सुनील और मलिक साहब की तरफ उठ गई। सुनील कुछ क्षण तीन जोड़ी सहिष्णुतापूर्ण निगाहों का शिकार होता रहा और फिर सहज स्वर में बोला, मोहिनी, क्या तुम इसलिए भयभीत थी कि मीरा को पता लग जाएगा कि तुम अपना पैसा उड़ा रही थी? नहीं। मोहिनी हिचकिचाहट भरे स्वर में बोली, ये वजह नहीं थी। तो फिर क्या वजह थी? क्या इस घर में कोई असाधारण बात है, कोई ऐसी बात जो तुम्हें परेशान कर रही थी? हाँ, क्या है वो बात? मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन कोई बात थी ज़रूर। मीरा इस घर को बेचने के खिलाफ थी, लेकिन हम उसके साथ जिद नहीं कर सकते थे क्योंकि हम हमेशा मीरा की आज्ञा का पालन करते थे। कौशल्या दीदी कभी कभार कोई खिलाफत की बात कर देती थी, लेकिन अधिकतर वे भी मीरा दीदी की हुक्मदुली नहीं करती थी।
और तो और मीरा का पालतू बंदर तक उसकी आज्ञा का पालन करता था। मोहिनी तुम ये बताओ, मलिक साहब बोले, कि जब तुमने मुझे फ़ोन किया था उस वक्त तुम्हारे मन में क्या था? उस सुबह या उससे पिछली रात से ऐसा क्या हो गया था कि तुमने भयभीत होकर मुझे फ़ोन कर दिया? आपको कैसे मालूम कि पिछली रात को कुछ हुआ था? मुझे नहीं मालूम, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मोहिनी, एक तरह से तुमने कबूल किया है कि पिछली रात को कुछ हुआ था। सोचो क्या हुआ था। मैं मीरा से भयभीत नहीं थी। मोहिनी यूं बोली जैसे उसने सुनील का सवाल सुना ही ना हो। मैं उसका कहना हमेशा मानती थी, लेकिन मैं उससे भयभीत नहीं थी, और मैंने मीरा का कत्ल नहीं किया। मोहिनी, सुनील मीठे स्वर में बोला, ये बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि पिछली रात को वहाँ क्या अजीब बात हुई थी जिसने तुम्हें बुरी तरह भयभीत कर दिया था? मोहिनी कौशल्या कर्कश स्वर में बोली, अब उल्टा सीधा बोलना बंद करो। तुम पहले ही बहुत देर ऊट पटांग बातें कह चुकी हो। मोहिनी सुनील आग्रहपूर्ण स्वर में बोला, बोलो क्या हुआ था? वो मीरा मीरा मोहिनी के मुंह से निकला। मीरा? क्या किया था मीरा ने? किया कुछ नहीं था, उसने कहा था नहीं नहीं, ये बात भी नहीं थी वह। अगर तुम बोले बिना नहीं रह सकती, कौशल्या सर स्वर में बोली, तो कम से कम ऐसा तो बोलो जो किसी की समझ में आए। हे भगवान, सुनील ने मन ही मन सोचा, क्या ये औरत किसी तरह थोड़ी देर के लिए यहाँ से दफा नहीं हो सकती? वह तो मोहिनी की बातों को सेंसर करने की नीयत से वहाँ बैठी मालूम होती थी। लगता था कि वह मोहिनी को ऐसी कोई बात नहीं कहने देना चाहती थी जो कि उसे नापसंद हो। तुमने मीरा को बोलते सुना था? सुनील ने पूछा। हाँ, यही बात थी, मोहिनी व्यग्र स्वर में बोली। बड़ी अजीब बात थी वह। मीरा कभी अपने कमरे से नहीं निकलती थी सुनील, लेकिन फिर भी मैं सोचा करती थी कि इस घर के बारे में जितनी बातें वह जानती होती थी, अपने कमरे में ही बैठकर रह रहकर वह नहीं जान सकती थी। इस घर में होने वाली हर बात की उसे खबर होती थी। पता नहीं वह कोई जादू जानती थी या उसका शरीर कमरे में बैठा रहता था और उसकी आत्मा सारे घर में विचरण करती रहती थी। देख लिया? कौशल्या सुनील से बोली। सुन ली इसकी बातें? इसी से अंदाजा लगा लो कि इसका दिमाग ठिकाने है या नहीं। तुम तो मीरा के बोलने की बात कर रही थी। सुनील कौशल्या की बात की और ध्यान दिए बिना मोहिनी से बोला। हाँ मोहिनी बोलो, लेकिन आत्माएं बोलती थोड़ी हैं। मीरा की आत्मा बात कैसे कर सकती थी? लेकिन मैंने मीरा को बोलते हुए साफ सुना था। अगर तुमने मीरा को बोलते हुए सुना था तो इसमें हैरानी की क्या बात है? मोहिनी बोली। सुनील को उसके शरीर में कपकपी दौड़ती साफ दिखाई दी। मीरा की आवाज़ मैंने कौशल्या दीदी के कमरे से आती सुनी थी। कौशल्या दीदी के कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन मीरा की इनसे बात करने की भीतर से आती आवाज़ मैंने साफ सुनी थी। तुरंत बाद में मीरा के कमरे में भी गई थी तो एकाएक मोहिनी का चेहरा फक हो गया। तो क्या? सुनील उसे प्रोत्साहन देता हुआ बोला। बोलो बोलो। तो मैंने मीरा को अपने कमरे में मौजूद पाया था। यह कैसे हो सकता है? यही हुआ था, मीरा अपने कमरे में मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ कौशल्या दीदी के कमरे से आ रही थी। बकवास, कौशल्या बोली। वह जोर से हंसी और फिर जल्दी से बोली, देख लिया सुनील, मैं कहती हूँ लड़की का दिमाग हिल गया है। ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई मौजूद एक कमरे में हो और उसकी आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही हो? नहीं हो सकता, मोहिनी बोले। मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है। मीरा अपने कमरे में मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो आपके कमरे में आपसे बातें कर रही थी। एकाएक कौशल्या अपने स्थान से उठी, वह मोहिनी के समीप पहुंची। वह आगे को झुकी और उसने दोनों हाथों बढ़ाकर मोहिनी को कंधों पर से थाम लिया। नंद ने दखल देने की कोशिश की, लेकिन कौशल्या ने उसे परे ढकेल दिया। मूर्ख लड़की, कौशल्या उसके कंधे झंझोड़ती हुई बोली। तुम समझते हो कि सुनील को ऐसी कहानियां सुनाकर तुम अपनी बेगुनाही साबित कर लोगी? जो कुछ भी तुम कह रही हो सरासर बकवास है, पागलपन का प्रलाप है। लेकिन तुम चालाक भी कम नहीं हो। मोहिनी बताओ, जब गोली चली थी तब नंद कहाँ था? नंद जल्दी से बोला। मुझे बचाने के लिए मोहिनी दीदी कुछ भी कह देंगी, और आप? तुम चुप रहो नंद, मोहिनी जवाब दो। यह अपने कमरे के दरवाजे पर था, मोहिनी के मुंह से बड़ी मुश्किल से बोल फूटा। कुछ क्षण कौशल्या वैसी ही खड़ी रही, फिर उसने मोहिनी के कंधे छोड़ दिए और सीधी खड़ी हो गई। मोहिनी, वह धीरे से बोली, तुमने अपनी जुबान से अपना अपराध कबूल कर लिया है। ऊपर तुम्हारे और नंद के अलावा और कोई नहीं था। अगर नंद अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था तो इसका साफ मतलब है कि कत्ल तुमने किया है। तुमने ऐसा क्यों किया मोहिनी? मोहिनी आंटी ने कत्ल नहीं किया। नंद एकाएक दोनों महिलाओं के बीच में आ खड़ा हुआ और क्रोधित स्वर में बोला, कत्ल आपने किया कौशल्या आंटी, आपने। क्या बक रहे हो? कौशल्या चिल्लाई। तुम भूल रहे हो कि जिस वक्त गोली चली थी उस वक्त मैं नीचे हॉल में मौजूद थी। तुम खूब जानते हो कि यह हो ही नहीं सकता था कि कत्ल मैंने किया हो। मोहिनी आओ चलो। कौशल्या ने अपना एक हाथ मोहिनी के कंधे पर रखा। मोहिनी यूं उठकर खड़ी हो गई जैसे उस हाथ ने उस पर कोई जादू कर दिया था। वह कौशल्या के साथ बाहर की तरफ बढ़ी। कमरे में मौजूद तीनों पुरुष खामोश बैठे रहे। दोनों महिलाएं ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंची। ऊपर जाओ, कौशल्या बोली। इस बार उसके स्वर में हमदर्दी का पुट था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चों को समझा रही हो। ऊपर जाओ और जो ज़रूरी है करो। मेरे कमरे में मेज पर वेरोनॉल की शीशी पड़ी, उसे ले लेना। हम तुम्हें पूरा पूरा वक्त देंगे, तुम कतई चिंता मत करना।
मोहिनी, तुम्हारी खातिर काफ़ी देर तक मैं किसी को भी ऊपर नहीं जाने दूंगी। अब जाओ। ये क्या बकवास है? एकाएक नंद चिल्लाया। ये क्या हो रहा है? नंद, सुनील धीरे से बोला, कौशल्या तुम्हारी मोहिनी आंटी को आत्महत्या करने की राय देकर ऊपर भेज रही है। हे भगवान, नंद आतंकित स्वर में बोला। वह बाहर की तरफ झपटा। सीढ़ियों के समीप कौशल्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नंद किशोर ने उसे परे ढकेल दिया। मोहिनी अभी 2 ही सीढ़ियां चढ़ी थी कि नंद किशोर ने उसकी बाह थाम ली और उसे वापस घसीट लिया। नंद, कौशल्या फुफकारी। शट अप, नंद किशोर गला फाड़कर चिल्लाया। कौशल्या ने होंठ काटे। तभी थानेदार भी अपने 2 सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। सुनील और मलिक भी सीढ़ियों के पास पहुंचे। मोहिनी एक सीढ़ी पर बैठ गई और रोने लगी। थानेदार साहब, सुनील बोला, मीरा का हत्यारा आपके सामने हाजिर है, आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। किसे? थानेदार हैरानी से बोला। कौन है मीरा का हत्यारा? कौशल्या। थानेदार भौचक्का से सुनील का मुंह देखने लगा। बकवास, कौशल्या चिल्लाई। तुम्हारी अकल तो खराब नहीं है? हत्या मोहिनी ने की है और अभी तुम्हारे सामने उसने जुबान से अपना अपराध कबूल किया था। मैं तो हत्या के समय यहाँ तुम्हारे साथ मौजूद थी, लेकिन हत्या फिर भी आपने ही की है। थानेदार साहब, कौशल्या थानेदार की तरफ घूमी। यह आदमी मुझ पर इतना खतरनाक झूठा इल्जाम लगा रहा है और आप खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं। थानेदार ने अनिश्चित भाव से सुनील की तरफ देखा। मैं साबित कर सकता हूँ, सुनील धीरे से बोला, कि हत्या कौशल्या ने की है। कैसे? बताऊंगा, पहले आप मेरे साथ ऊपर चलिए। ऊपर कहाँ? कौशल्या के कमरे में। वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ भी किसी दीवार में या छत में एक गोली पड़ी मिलेगी, गड़ी मिलेगी। गोली? जी हाँ, और मुमकिन है कि वह रिवॉल्वर भी वहीं से बरामद हो जाए जिससे कि हत्या हुई है। थानेदार हैरान परेशान सुनील का मुंह देखने लगा। फिर वह निर्णयात्मक स्वर में बोला, ऊपर, सब लोग ऊपर चलो। सब लोग ऊपर पहुंचे। कौशल्या के लाख विरोध करने के बावजूद भी थानेदार ने कौशल्या के कमरे की छत और दीवारों की बड़ी गौर से जांच पड़ताल की। एक दीवार में छत के पास एक गोली गड़ी हुई थी। इस गोली का मतलब? थानेदार बोला। मतलब तो 2 + 2 4 जैसा आसान है, सुनील बोला। इसका मतलब है कि इस कमरे में गोली चली है। किस पर? किसी पर भी नहीं। किसने चलाई? किसी ने भी नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? पहले कमरे की तलाशी लीजिए। मुझे उम्मीद है कि रिवॉल्वर भी यहाँ से बरामद होगी। रिवॉल्वर की बरामदी के बाद सब अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा। कौशल्या के तीव्र विरोध और थानेदार की नौकरी छुड़वा देने की धमकियों के बावजूद कमरे की तलाशी ली गई। एक अलमारी में से एक कत्ते का डिब्बा बरामद हुआ। उसके भीतर एक रिवॉल्वर, एक साधारण से बड़े आकार की अलार्म घड़ी, एक पतली डोरी और कुछ रुई बरामद हुई। थानेदार ने रिवॉल्वर का चैम्बर खोलकर देखा। 2 गोलियां गायब हैं, वह बोला। जिनमें से एक से मीरा का कत्ल हुआ है, सुनील बोला, और दूसरी सामने दीवार में धसी हुई है। लेकिन ये अलार्म घड़ी, ये डोरी, ये रुई, ये तमाम चीज़ें कौशल्या के खिलाफ बतौर सबूत महफूज कर लीजिए थानेदार साहब। लेकिन कत्ल हुआ कैसे? और तुम्हें ये कैसे मालूम कि कत्ल कौशल्या ने किया? सुनिए, अपने हर सवाल का जवाब सुनिए। आप भी सुनिए मैडम जी, सुनील कौशल्या से बोला। आपकी करतूत पर मुझे मीरा के पालतू बंदर की वजह से शक हुआ था। जब आप मुझे मीरा के कमरे में लेकर गई थी तो मैंने बंदर को मीरा की कुर्सी की ऐन बगल में रखी मेज पर चढ़े पाया था। वह किताबों के साथ उठापटक कर रहा था और मेज पर पड़ी अन्य चीज़ों को इधर उधर सरका रहा था। अभी मोहिनी ने कहा था कि बंदर हमेशा मीरा की आज्ञा का पालन करता था। फिर तब उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह मीरा के ऐन सामने बैठे ऐसी शरारतें कर रहा था? वह किताबों जैसी नाजुक चीज़ के साथ उठापटक कर रहा था और मीरा उसे रोक नहीं रही थी, डांट कर भगा नहीं रही थी। थानेदार साहब, इसका एक ही मतलब हो सकता था कि उस जानवर को मालूम था कि उसकी मालकिन उसे रोक पाने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि वह उसके सामने कुर्सी पर मरी पड़ी थी। मीरा के सामने वह बंदर मनमानी कर रहा था, लेकिन मेरे साथ कौशल्या के कमरे में कदम रखते ही वह मेज पर से भाग खड़ा हुआ था और सोफे के पीछे जा छुपा था। मुझे अफसोस है कि बंदर की उस हरकत का मतलब मुझे बहुत देर बाद सूझा, अन्यथा मैं तभी समझ जाता कि मीरा कुर्सी पर मरी पड़ी थी और कौशल्या के कत्ल का इल्ज़ाम किसी और के सिर थोपने की योजना धरी की धरी रह जाती। लेकिन मलिक साहब बोले, तुम तो कह रहे थे कि मीरा के साथ बातें करते सुना था। सुना था। कौशल्या की बातों के जवाब मुझे एक ऐसी भावहीन सी आवाज़ सुनाई दी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह आवाज़ भी कौशल्या के ही मुंह से निकली थी और यह बात मैं इसलिए नहीं भाप सका था क्योंकि मैं कौशल्या से बहुत दूर दरवाजे के पास खड़ा था। लेकिन अभी जब मोहिनी ने यह बताया था कि पिछली रात उसने कौशल्या के कमरे से मीरा की आवाज़ सुनी थी जबकि मीरा अपने कमरे में मौजूद थी, तो फ़ौरन समझ गया था कि कौशल्या ने मुर्दे को कैसे बुलवा दिया था। मोहिनी ने मीरा को जो आवाज़ कौशल्या के कमरे से आती सुनी थी वह कौशल्या की ही थी। कौशल्या वास्तव में अपने कमरे में मीरा के स्वर की नकल करने की रिहर्सल कर रही थी। प्रत्यक्षतः कौशल्या बड़ी कामयाबी से मीरा के स्वर की नकल कर लेती थी। उसी नकल के दम पर उसने मुझ पर ऐसा विश्वास बिठा दिया था कि वह मीरा से बातें कर रही थी, जबकि वास्तव में मीरा उस वक्त मरी पड़ी थी। नंद और मोहिनी घर में वैसे ही नहीं थे। 2 नौकरों को कौशल्या ने छुट्टी दे दी थी और तीसरे को कोई काम बताकर बहाने से बाजार भेज दिया था। पीछे खाली रह गए मकान में उसने गोली मारकर मीरा की हत्या कर दी
और उसकी लाश को गद्दियों का सहारा देकर कुर्सी पर इस प्रकार टिका दिया कि देखने वाले को वह बैठी किताब पढ़ती लगे। कमरे में जानबूझकर इसने केवल एक टेबल लैंप जला छोड़ दिया था ताकि नीम अंधेरी की वजह से कुछ ठीक से दिखाई भी ना दे। लौटते समय कौशल्या ने मीरा की गद्दियां ठीक करने के बहाने से लाश को आगे लुढ़का दिया था और फिर इस प्रकार चलती हुई मेरी तरफ बढ़ी थी कि वह हर क्षण मेरे और मीरा के बीच में थी। कौशल्या की ओट होने की वजह से मैं ये नहीं देख पाया कि लाश आगे को लुढ़क गई। सुनील एक क्षण टिटका और फिर बोला, अब कौशल्या को अपने लिए एलवाई की जरूरत थी। अपनी एलवाई इसने मुझे बनाया। इसने रिवॉल्वर को अपने कमरे में नहीं कहीं टिकाया और उसके ट्रिगर को एक डोरी की सहायता से इस अलार्म घड़ी के अलार्म के हथौड़े के साथ बांध दिया। अलार्म की घंटी के नीचे इसने रुई फंसाई ताकि जब अलार्म बजे तो इसकी आवाज़ ना हो। फिर इसने नंद किशोर और मोहिनी के वापसी के वक्त का हिसाब लगाकर घड़ी में एक मुनासिब वक्त का अलार्म लगा दिया। उस इंतज़ाम के बाद वह मेरे पास पहुंच गई। एक बात खास तौर से नोट करने वाली है कि जब मोहिनी और नंद लौटे थे तो इसने उन्हें खास तौर से मीरा के कमरे में जाने से मना किया था, यह कहकर कि वह पढ़ रही थी और उस वक्त किसी से बात करने के मूड में नहीं थी। असल में ये उन्हें वहाँ जाने से इसलिए रोकना चाहती थी ताकि इन्हें मालूम ना हो जाए कि मीरा मरी पड़ी थी। फिर थानेदार मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। फिर निर्धारित समय पर अलार्म बजा। अलार्म के हथौड़े ने रिवॉल्वर का ट्रिगर खींचा, गोली चली। सबने गोली चलने की आवाज़ सुनी और समझा कि तब मीरा का कत्ल हुआ था। बाद में पहला मौका हाथ आते ही कौशल्या ने अपने कमरे में जाकर रिवॉल्वर घड़ी वगैरह छुपा दी। गोली के छेद की उसने खास परवाह नहीं की थी क्योंकि प्रत्यक्षता तो एक ही गोली चली थी और उसकी वजह से मीरा मरी हुई दिखाई दे रही थी। ओह, कौशल्या जाहिर है कि बड़ी शातिर औरत है। मीरा की हत्या की योजना इसे बहुत चतुराई से बनाई थी और बड़ी चतुराई से उस पर अमल किया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मोहिनी ने यह बताया था कि उसने मीरा की आत्मा को कौशल्या के कमरे में बोलते सुना था तब वह घबरा गई थी। वह समझ गई थी कि अगर मोहिनी बार बार ये बात दोहराती रही तो देर सवेर किसी न किसी की समझ में यह आ जाएगा कि वास्तव में कौशल्या अपने कमरे में बैठी मीरा के बोलने के अंदाज की नकल करने का अभ्यास कर रही थी। इसलिए इसने मोहिनी के दिमाग में ठोक कर यह बात करने की कोशिश की कि वह हत्यारी थी और अब इसके लिए मुनासिब रास्ता यही था कि वह आत्महत्या कर ले। इसने मोहिनी को यह भी बताया कि नींद की गोलियों की शीशी इसके कमरे में कहाँ पड़ी थी। लेकिन थानेदार बोला, इसके इतना कहने के बावजूद भी तो ज़रूरी तो नहीं था कि मोहिनी ऊपर जाती और नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर लेती। ज़रूरी नहीं था, सुनील बोला, लेकिन ऐसी बातें करके कौशल्या ने यह तो स्थापित कर ही लिया था कि मोहिनी आत्महत्या कर सकती थी। बाद में पहला मौका हाथ आते ही मुमकिन है यही मोहिनी को नींद की गोलियां दूध जैसी किसी चीज़ में घोलकर पिला देती। हत्या का उद्देश्य, कौशल्या ने मीरा की हत्या भी क्यों की? इसका बेहतर जवाब तो कौशल्या ही दे सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कौशल्या ने मीरा की हत्या एक तो इसलिए की क्योंकि मोहिनी के कथानुसार कौशल्या दौलत की दीवानी थी। शायद यह इस मकान को बेचकर रकम में अपना हिस्सा हासिल करके कहीं और जाकर रहना चाहती थी। मीरा रोशनलाल की गोद ली हुई बेटी थी, लेकिन शायद वही रोशनलाल को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और शायद इसलिए वह रोशनलाल की इकलौती निशानी इस मकान को किन्हीं गैर हाथों में नहीं जाने देना चाहती थी। हत्या का सारा उद्देश्य यह भी हो सकता है कि शायद कौशल्या इस बात से जलती रहती थी कि मीरा जो वास्तव में रोशनलाल का खून नहीं थी, जो वास्तव में रोशनलाल की कुछ भी नहीं लगती थी, क्यों रोशनलाल की जायदाद में कौशल्या और मोहिनी के साथ बराबर की हकदार थी। थानेदार कुछ क्षण सोचता रहा, फिर वह बड़े निर्णयात्मक स्वर में कौशल्या से संबंधित हुआ। कौशल्या देवी, मैं आपको मीरा की हत्या के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। कौशल्या खामोश रही। उसने एक बार आंखें फिर उठाकर सुनील की तरफ देखा। उसकी आंखें सुनील के प्रति नफरत से जल रही थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरेन मोहन पाठक की किसी अगली कहानी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।